नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है NEP 2020। इट मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। वैसे कुछ दिनों से ये टॉपिक चर्चा में है। हो सकता है आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, या फिर टीवी पर देखा हो, या फिर यूट्यूब पर देखा हो। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को बड़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन सेंट्रल कैबिनेट यानी कि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। तो उस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय किया गया। और इसी दौरान नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि हमारे शिक्षा मंत्रालय का एक्चुअल में नाम इतने टाइम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय चल रहा था। दरअसल आज़ादी से लेकर 1985 तक इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। लेकिन जब 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। इसी साल फरवरी के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के अंदर नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया था। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। जी हाँ, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। लेकिन मैं आपको इस नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊं उससे पहले सवाल ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम पुरानी शिक्षा नीति हटाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने कहा है कि इंडिया को नॉलेज के मामले में सुपर पावरफुल बनाने के लिए, इनोवेशन के लिए और एजुकेशन की क्वालिटी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जवाब ये होगा कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा साहसिक फैसला है। मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ बदल कर रख देगा। जी हाँ, अभी तक जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही था। लेकिन अब जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है इससे व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को मिलेगा। चलिए अब नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्कूली शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के अंदर हमारे स्कूली सिस्टम में क्या क्या बदलाव होंगे। तो अभी तक जो हमारी स्कूली सिस्टम था वो 10+2 पर बेस्ड था, जिसमें 10th क्लास तक कोई सब सब्जेक्ट चलते थे और 11th के अंदर हमको कोई स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये 5+3+3+4 पर बेस्ड होगा, यानी कि 4 स्टेज में ये स्कूली सिस्टम जो हमारी एजुकेशन है वो डिवाइड होगी। जिसमें पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, और दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज और चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। पहली स्टेज यानी कि फाउंडेशन स्टेज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले ग्रुप के अंदर 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे या तो आंगनबाड़ी जाएंगे या फिर प्री स्कूल जाएंगे या फिर वो बाल वाटिका जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इन बच्चों के लिए टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, इन बच्चों को खेलकूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और इनका कोर्स NCERT के ऊपर बेस्ड होगा। दूसरा जो ग्रुप है उसमें 6 से लेकर 8 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया है। स्पेशली इस बात पर फोकस किया जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे यानी कि 6 से लेकर 8 साल तक के बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाए। दूसरी जो स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज के अंदर 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इन बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाएगा और स्पेशली इनके लिए जो क्लासरूम होगा वो बहुत ही शानदार होगा ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसके अंदर 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। उन बच्चों को भी कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा
उनको एसएसटी, साइंस, मैथ्स का थियोरेटिकल नॉलेज तो दिया ही जाएगा, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली भी समझाया जाएगा। उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज पर, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उनके लिए इंटर्नशिप भी होगी, जिसके अंदर बच्चे सीखेंगे कि टेलर का काम कैसे करते हैं, गोल्ड स्मिथ का काम कैसे करते हैं, कारपेंटर का काम भी वो सीखेंगे। इस तरह जितने भी काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे काम वो सीखेंगे। उसके अलावा बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी और उनके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस भी होगी। इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें उनको सीखने को मिलेगी। चौथी स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज के अंदर 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इन बच्चों के लिए क्या है खास? इन बच्चों के लिए यानी कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यानी कि पहले जो स्ट्रीम होती थी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अब इनकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं होगी, ज़्यादा ये मायने नहीं रखेगी। अब आप चाहे जो सब्जेक्ट चूज़ करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का फ्रीडम होगा। जैसे अगर आप साइंस मैथ से पढ़ रहे हो और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या फिर हिंदी लिटरेचर भी साथ पढ़ना चाहते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाली सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो या फिर स्पोर्ट्स आप चूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो और इसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, इस तरह जो आप एक्स्ट्रा कोई भी सब्जेक्ट लोगे उसे एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा, उसे मेन पार्ट ही समझा जाएगा। और फिर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक को सबको एक समान समझा जाएगा। इसमें ज़्यादा स्ट्रीम की कोई मान्यता नहीं रहेगी, ये ज़्यादा कोई मायने नहीं रखेगा। सबसे खास बात ये है कि साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम हो सकते हैं। जी हाँ, 10th और 12th क्लास के लिए साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, ये भी इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई सेकेंडरी स्कूल है और उसके आसपास जितनी भी छोटी छोटी स्कूलें हैं, तो उस सेकेंडरी स्कूल को उन सारी छोटी छोटी स्कूलों का प्रमुख बनाया जाएगा, ताकि वो आराम से रिसोर्सेज शेयर कर सके, जैसे कि लाइब्रेरी, लैब, टीचर्स, ये सब साझा करने में आसानी रहेगी। और तो और डिजिटल लर्निंग के लिए, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें एक यूनिट बनेगी जो कि डिजिटल कंटेंट तैयार करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। ओके। और जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की बात है, तो 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ, जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की बात है, 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम तो होंगे ही होंगे, इनको हटाया नहीं जाएगा। चलिए अब 12th क्लास से ऊपर के लेवल के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नई शिक्षा नीति में क्या है कुछ खास, उसके लिए बात कर लेते हैं। अब जो एजुकेशन होगा, अब जो भी एजुकेशन होगी उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट, इस सिस्टम के ऊपर बेस्ड एजुकेशन होगी। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, मान लो कि मैंने 1 साल के लिए बीएससी की, या फिर 1 साल के लिए बीए की, या फिर मान लो मैंने 1 साल के लिए बीटेक की और फिर मैंने छोड़ दी, तो वो मेरा 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि उस 1 साल के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर मैं 2 साल के लिए करता हूँ तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा, यानी कि वो मेरा वेस्ट कहीं नहीं जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कहीं और एडमिशन लेने जाऊं तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी कंसीडर किया जाएगा। जो बच्चे आगे जाकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन होगी, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होगी और 4 साल की ही पीएचडी होगी। उन्हें यानी कि आगे एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एमफिल हटा दी जाएगी। एक बात और कि जो एजुकेशन होगी वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी। मान लो कि अगर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप साथ में कोई भी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद है, म्यूजिक, हिस्ट्री, कोई भी आप सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो। हालांकि इसमें मेजर और माइनर दोनों की व्यवस्था जरूर होगी। एक सबसे खास बात यह कि पूरी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है
उन सारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अलग स्टडी चल रही है और दिल्ली की यूनिवर्सिटी में अलग स्टडी चल रही है। नहीं, सारी जगह एक जैसी ही स्टडी चलेगी, सब जगह का एक ही स्टैंडर्ड होगा। और ये भी नहीं होगा कि कोई भी स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से चाहे जितनी फीस ले ले, फीस का भी एक स्टैंडर्ड तय किया जाएगा। आइए अब कुछ और खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इसके बजाय कि थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस किया जाए। इस वजह से जो इंटर्नशिप होती है वो थोड़ी और कठिन हो जाएगी। टेट जो होता है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू हो जाएगा। किसी भी शिक्षक, किसी भी टीचर की नियुक्ति के लिए डेमो और इंटरव्यू दोनों को शामिल किया जाएगा और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। यानी कि बीच में कोई भी कॉलेज बदली जा सकती है और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वर्चुअल लैब भी शुरू की जाएगी। और तो और रिसर्च को मजबूती देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड करेगा। इसके अलावा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य यानी कि नॉन एकेडमिक वर्क से भी हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव में ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में भी स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये कब लागू होगी? क्या ये सब कुछ एकदम से बदल जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 40 लाख शिक्षकों की कमी है। जी हाँ, और बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, लैब नहीं है। मैं सिर्फ सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा, ये सच्चाई प्राइवेट स्कूल की भी है जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है। और जहाँ तक 10th क्लास की बात है तो ये 2022-2023 तक 10th के एग्ज़ाम का पैटर्न आ जाएगा। प्री प्राइमरी की एजुकेशन के लिए बात करूँ तो प्री प्राइमरी की एजुकेशन और फर्स्ट क्लास के लिए ये अगले सत्र से लागू हो जाएगा। 2023-2024 में 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में लाना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके अलावा 12th क्लास के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न जो है 2024-2025 तक आएगा। अभी कुछ टाइम से न्यूज़ बहुत सारी आ रही है न्यूज़पेपर के अंदर कि इस नई शिक्षा नीति की वजह से बहुत सारी बीएड कॉलेज भी बंद हो जाएगी, बहुत कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि इस नई शिक्षा नीति की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जी हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा। इस वजह से होगा ये कि जो स्कूलें होगी वो अपने आप को दुरुस्त करेगी और साथ के साथ अपनी जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाएगी। सबसे खास बात ये कि गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें जो है, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अब उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की जो कुछ भी मैंने आज समझाया है उनमें से अगर आपको कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।